हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने ये कई बार सुना होगा कि शेयर मार्केट में बड़ी या ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये इतना आसान है तो कोई भी गूगल पर देश की ब्लू चिप कंपनियों को सर्च कर उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। फिर तो मार्केट से हर कोई जबरदस्त रिटर्न कमा सकता है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। क्या आपने कभी बड़े इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दामानी, रमेश दामानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया एटसेट्रा के पोर्टफोलियो को देखा है? अगर नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। इन सब के पोर्टफोलियो में आपको एक समान चीज देखने को मिलेगी। इनमें से मोस्टली बड़ी या ब्लू चिप कंपनियों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। अगर आपको किसी के पोर्टफोलियो में कोई ब्लू चिप कंपनी मिल भी जाए तो इसके दो रीजन होंगे। पहला, ये शेयर तब खरीदे गए होंगे जब कंपनी बड़ी नहीं थी, जैसे राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन 2-3 रुपए पर शेयर की प्राइस के आसपास बाय किया गया था। दूसरा, जब किसी बड़ी या ब्लू चिप कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो और शेयर काफी गिर गए हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बड़ी या ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपके कई भ्रम दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20, 30, 50 साल पुरानी कंपनियों ने अपना अच्छा टाइम पीछे छोड़ दिया है। थकने के लिए आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ देखा है, और शायद ही कोई ऐसा लेवल हो जहां वो अब जा सके जहां वो पहले से ही ना गए हो। अमेरिका की वूलवर्थ सुपरमार्केट को ही लीजिए। ये लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। अमेरिकियों की कई जनरेशंस ने वूलवर्थ में खरीदारी की है। एक टाइम पर अमेरिका के हर शहर और कस्बे में वूलवर्थ का आउटलेट था। हाल ही में वूलवर्थ को कुछ अनप्रॉफिटेबल सालों का सामना करना पड़ा है। ये अभी भी प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन जब ये छोटी कंपनी थी वैसा शानदार प्रदर्शन करने की अब उम्मीद करना बेकार है। पुरानी कंपनियां जो पास्ट में बड़ी कमाई करती हैं, उनसे उसी तरह का मोमेंटम बनाए रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनमें से कुछ रिकले, कोका कोला, एमर्सन, नेस्ले और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। यूएस स्टील, जनरल मोटर्स और आईबीएम अपने फील्ड्स की बेस्ट कंपनियों के 3 प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, जिनके सबसे एक्साइटिंग दिन पास्ट में थे। हालांकि आईबीएम और जनरल मोटर्स रिबाउंड हो रही है। यूएस स्टील कभी अमेरिका का गौरव थी, जो पूरी दुनिया में पहली $1 बिलियन कंपनी थी। रेल रोड्स को स्टील की जरूरत थी, कारों को स्टील की जरूरत थी, गगनचुंबी इमारतों को स्टील की जरूरत थी, और यूएस स्टील ने इसका 60% से ज्यादा दिया। पिछली सदी में कोई भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री पर इतनी हावी नहीं हुई जिस तरह से यूएस स्टील हावी थी, और कोई भी स्टॉक यूएस स्टील के स्टॉक जितना पॉपुलर नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट पर यह सबसे एक्टिवली ट्रेड करने वाला स्टॉक था। स्टील बिजनेस एक शानदार बिजनेस था, और यूएस स्टील दोनों वर्ल्ड वॉर्स और 6 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से समृद्ध हुआ। अगस्त 1959 में स्टॉक $135 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉनिक एज की शुरुआत थी और इंडस्ट्रियल एज का एंड, और ये इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर बदलने का सबसे सही टाइम था, जब इन्वेस्टर्स को यूएस स्टील के शेयरों को बेचकर आईबीएम के शेयर खरीदना चाहिए था। लेकिन इसे रियलाइज करने के लिए इन्वेस्टर्स को बहुत दूरदर्शी और अनसेंटिमेंटल होना चाहिए। आखिरकार यूएस स्टील को ब्लू चिप कंपनी के रूप में क्लासिफाई किया गया। अमेरिका की सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी, जिसके हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद थी। उसके लिए शायद ही किसी ने ये भविष्यवाणी की होगी कि 1995 में यूएस स्टील का स्टॉक 1959 की तुलना में कम प्राइस पर ट्रेड करेगा। ये सिचुएशन तो तब थी जब डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1959 में 500 के लेवल से 4000 पॉइंट्स ऊपर था, इसलिए डो में स्टॉक 8 गुना से ज्यादा बढ़ गए थे। यूएस स्टील डाउन हिल पर था। यूएस स्टील के पुराने परफॉर्मेंस के इंतजार करते हुए लॉयल शेयर होल्डर्स की लाइफ पूरी हो रही थी और वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन पुराने दिन कभी वापस नहीं आए। अगर हम अपने देश की बात करें तो 1990 के दशक में मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी टाटा स्टील थी, लेकिन ये कंपनी 2021 में टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। यहाँ एक लेसन है जो आपको फ्यूचर में कुछ दुखों से बचा सकता है। आज चाहे कोई कंपनी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमेशा टॉप पर नहीं रहेगी।
ब्लू चिप या वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन कहलाने से उस कंपनी को नहीं बचाया जा सकता है जिसका टाइम बीत चुका है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम पर ग्रेट शब्द होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन के अपने एम्पायर को खोने के लंबे टाइम बाद ब्रिटिश लोग अपने देश को उतना ही मजबूत और पावरफुल मानते रहे जितना कि यूएस स्टील के शेयर होल्डर्स। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, कमर्शियल ट्रक्स बनाने वाली कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर ने पूरी हाफ सेंचुरी तक अपना दबदबा बनाए रखा। ये कंपनी 1967 में पीक पर थी और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आई, भले ही इसने अपना नाम नेविस्टर बदलकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की हो। अमेरिकी कंपनी जॉन्स मैनविल कभी इंसुलेशन और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज में नंबर 1 थी। 1971 में ये सबसे टॉप पर थी। इसी तरह एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका, जिसे एल्कोआ के नाम से जाना जाता है, 1950 के दशक की वॉल स्ट्रीट में सबसे प्रिय कंपनी थी, जब देश एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम साइडिंग और एल्यूमिनियम बोर्ड्स की खोज कर रहा था। 1957 में इस कंपनी का शेयर बढ़कर $23 पर शेयर हो गए, लेकिन ये प्राइस 1980 के दशक तक फिर से नहीं देखी गई। जनरल मोटर्स दुनिया की डोमिनेंट कार कंपनी और ऑटोमोटिव ब्लू चिप्स कंपनी में सबसे बड़ा नाम था। अक्टूबर 1965 में एक ऐसे पीक पर पहुंच गई जिसे लगभग 30 सालों तक फिर से नहीं देखा गया। आज जनरल मोटर्स अभी भी अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और टोटल सेल्स में नंबर 1 है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने से बहुत दूर है। 1960 के दशक से ही इसकी प्रोग्रेस स्लो होने लगी। जर्मन्स अपने वॉक्सवैगन्स और BMWs के साथ, वही जापानीज ने अपने टोयोटास और होंडास के साथ अमेरिकी कार बाजार में एंट्री की। ये चैलेंज सीधा जनरल मोटर्स को था। अगर जनरल मोटर्स एक यंग कंपनी होती तो वो अग्रेसिव होकर मुकाबला कर सकती थी, लेकिन पुरानी पड़ चुकी जनरल मोटर्स ने इसको बहुत हल्के में लिया। उससे बड़ी कारें बनाना जारी रखा जब वो देख सकती थी कि स्मॉल फॉरेन कार्स पागलों की तरह बिक रही हैं। इससे पहले कि वो नए मॉडल बना सके जो विदेशी मॉडल्स के साथ कम्पीट कर सके, उसे अपनी पुरानी फैक्ट्रियों को बदलना पड़ा। इसकी लागत अरबों डॉलर थी और जब तक ये काम पूरा हो गया, छोटी कारों का क्रेज ही चला गया। लोग फिर से बड़ी कारों को खरीदने लगे। 3 दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी बड़े पैमाने पर प्रॉफिटेबल नहीं रही है। फिर भी अगर किसी ने 1965 में इस रिजल्ट की भविष्यवाणी की होती, जब जनरल मोटर्स अपनी फेम और फॉर्च्यून के पीक पर सवार थी, तो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता। इसी तरह IBM है, जो 1960 के दशक के अंत में मिडिल एज तक पहुंच गई थी। उस टाइम जनरल मोटर्स गिरावट में थी। 1950 के दशक की शुरुआत से IBM एक शानदार प्रदर्शन करने वाली और खुद के लिए एक शानदार स्टॉक थी। ये एक टॉप ब्रांड नेम और सिंबल ऑफ क्वालिटी थी। IBM लोगों के बीच उसी तरह पॉपुलर थी जैसे कि कोक की बोतल। कंपनी ने कई अवार्ड्स जीते और दूसरी कंपनियों ने ये जानने के लिए IBM की स्टडी की कि उन्हें अपना ऑपरेशन कैसे चलाना चाहिए। 1980 में 43 ऑफ अमेरिका's बेस्ट रन कंपनीज पर आई बुक इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा हर जगह ब्लू चिप्स में ब्लूएस्ट के रूप में इसी स्टॉक की सिफारिश की गई थी। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए IBM एक जरूरी इन्वेस्टमेंट था। अगर उस टाइम किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में IBM का स्टॉक नहीं होता तो उसे पागल समझा जाता था, लेकिन IBM के साथ वही हुआ जो जनरल मोटर्स के साथ हुआ। इन्वेस्टर इसके पास परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। लोगों ने बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स खरीदना बंद कर दिया, जो IBM की बिजनेस का बेस था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का बाजार अब और नहीं बढ़ रहा था। लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाने वाले कॉम्पिटिटर्स ने IBM की पर्सनल कंप्यूटर लाइन पर हर तरफ से हमला किया। IBM की कमाई डूब गई। शायद अब तक अनुमान लगा सकते हैं स्टॉक की प्राइस भी। अब तक आप सोच रहे होंगे कि IBM, जनरल मोटर्स या US स्टील जैसी पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है। आपके ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, बड़ी कंपनियां कम रिस्की होती हैं। इन्हें आमतौर पर बिजनेस से बाहर जाने का कोई खतरा नहीं होता है। दूसरा, वो डिविडेंड को पे करने की संभावना रखते हैं। तीसरा, उनके पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं जिसे प्रॉफिट पर बेचा जा सकता है। रियल में एक पुरानी कंपनी की स्टडी करना उतना ही एक्साइटिंग हो सकता है जितना कि एक अमीर और बुजुर्ग चाची के बारे में अफवाह उड़ाना। आप कभी भी नहीं जानते कि एक अंधेरे कोने में आपको कौन सी अद्भुत चीज मिल जाएंगी, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो जो वो बैंक में रखते हैं, या छोटी कंपनियां जो उन्होंने एक्वायर की हैं। ओल्ड कंपनीज के पास सब्सटैंशियल ब्रेकअप वैल्यू है। शेयर होल्डर्स उस बूढ़ी अमीर चाची के रिश्तेदारों की तरह ये पता लगाने के लिए इंतजार करते हैं कि किसे क्या मिलेगा। हमेशा एक मौका होता है जब एक पुरानी कंपनी खुद को बदल सकती है, जैसा कि जेरोक्स
और अमेरिकन एक्सप्रेस पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई पुरानी कंपनी लड़खड़ाती है या इन कंपनियों की तरह बुरी तरह लड़खड़ाती है तो उसे खुद को पटरी पर लाने में 20 या 30 साल लग सकते हैं। पेशेंस एक अच्छा गुण है, लेकिन आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जो पास्ट में बहुत अच्छी चल चुकी है और अब खुद को नहीं बदल रही है।